रतन टाटा जी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा और हाल ही में उनका देहांत हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में और साथ ही में जानेंगे रतन टाटा सर के जीवन से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें। अब आपको यह तो मालूम ही होगा कि रतन टाटा सर भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उससे भी पहले वो एक बहुत बड़े दानी इंसान थे। लेकिन आपको यह पता है कि टाटा ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी? तो यह बात है सन 1839 की, जब जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था। और 1858 में जमशेद जी टाटा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिताजी के साथ मिलकर कॉटन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगले 10 सालों में काफी परेशानियों का सामना करते हुए उनका बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन जमशेद जी सिर्फ कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाई नहीं थे, वह खुद कॉटन से कपड़ों को मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1877 में नागपुर में कॉटन का काम चालू कर दिया था और उन्होंने इस चीज में बहुत तरक्की भी करी थी और अपनी छोटी सी कंपनी को बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। अब यह तो हुई जमशेद जी टाटा की बात, लेकिन हम बात करते हैं डायरेक्ट रतन टाटा सर की। यह कब इस कंपनी के चेयरमैन बने थे और इतनी बड़ी कंपनी की कमांड इनके हाथ में कब आई थी? कंपनी के चेयरमैन बनने से 30 साल पहले तक यानी कि 1962 में रतन टाटा सर यूएस में अपनी पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां पर जेआरडी टाटा का लेटर आता है जिसमें उन्हें भारत आकर बिजनेस ज्वाइन करने को कहा था। फिर उसके बाद रतन टाटा ने भारत आकर टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां पर एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम किया। उनके बिजनेस करने के तरीके और डेडिकेशन को देखकर उनके ऊपर एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था और टाटा की एक कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से 200 करोड़ तक किया। और जब सर रतन टाटा 1991 में चेयरमैन बने तब उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन रियलिटी में वह काफी जगह से पीछे छूट रहा था। और फिर उन्होंने इसी चीज पर काम किया और अपनी कंपनी को ऊंचाई तक ले गए और उन्होंने अपनी कंपनी को हर एक इंसान तक जोड़ने की सोची। तो चलिए देखते कैसे करता है टाटा ग्रुप इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद। तो सबसे मेन चीज है इकोनॉमी, जिसके बिना देश तो छोड़ो किसी एक इंसान का एक पूरा दिन भी नहीं निकलता। तो इसीलिए टाटा ने भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 90 के दशक में ग्लोबल मार्केट में अपना कदम रखा, जिसके चलते आज 7 द्वीपों में से 6 द्वीप के लगभग 100 देशों में टाटा पहुंच चुका है। लेकिन उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि उनकी कंपनी अभी भी किसी न किसी चीज में पीछे छूट रही है और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ नया भी ट्राई नहीं किया है। वो भारत के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी सोच के साथ उन्होंने देखा कि भारत के पास ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक का पूरा काम इंडिया में ही होता हो। इसलिए 1995 में रतन टाटा ने पूरी 100% भारतीय कार बनाने की सोची। एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल भी हो और हाई माइलेज भी देती हो। लेकिन उसमें भी एक समस्या थी, एक नया प्लांट मैन्युफैक्चर करने की। कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी, जो कि उस दौर में बहुत बड़ा अमाउंट था और इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक जुगाड़ लगाई और ऑस्ट्रेलिया में एक निसान का पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। फिर इस पूरे प्लांट को भारत लाया गया और पुणे में रिबिल्ड किया गया। सर रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक अहम भूमिका निभाई थी और फिर फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया गया। यह एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम इंडिया से इंडी लिया गया और कार से का लिया गया और इन दोनों को मर्ज करके बनी इंडिका, टाटा इंडिगा। ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने देखा टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसी डाटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में ज्यादा था, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसीलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विस पर ले आए, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिससे कंपनी को फंडिंग मिली और इन्हीं सब वजहों से टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी बन गई। अब टीसीएस के बाद रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि भारत की ज्यादातर आबादी मिडिल क्लास लोगों की है और वो लोग एक महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इसीलिए एक पूरे परिवार को मजबूरन स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल से जाना होता है, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का ड्रीम था कि एक मिडिल क्लास को स्कूटर से लेके कार तक पहुंचाना और इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। और फिर 2009 में अपनी बात पर अमल करते हुए उन्होंने लॉन्च करी न्यू टाटा नैनो और इसका प्राइस था मात्र 1 लाख रुपए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस और यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में कार को लोग बाग स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके पास एक अच्छी कार होती है
उसको एक सक्सेसफुल पर्सन माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और डिजाइन के कारण लोगों ने इसको ऑटो रिक्शा का टैग दे दिया। जहां दूसरी कार ओनर अपनी कार के साथ प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के मालिक खुद को उनके सामने शर्मिंदा महसूस करते थे और इसीलिए टाटा नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से बहुत कुछ सीखा था, जो आज उनके लाइनअप में भी देखा जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है और रतन टाटा सर चाहते थे कि भारत की कंपनियों को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने विदेशी मार्केट में स्पेंड करने के लिए एक के बाद एक विदेशी कंपनियों को खरीदना स्टार्ट कर दिया था। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में स्पेंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock को भी खरीद लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल और आईएसएल ने भी इन्वेस्ट किए और आज इन्हीं फैसलों की वजह से टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा पैसा विदेश से आता है। रतन टाटा सर की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है। चाहे वो टाइटन द्वारा दुनिया की स्लिमेस्ट घड़ी बनाना हो, टीसीएस को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर कंप्यूटर बनाना हो या फिर टाटा स्काई को लॉन्च कर टेलीविजन मार्केट को अपनी तरफ खींचना हो, लगभग हर जगह टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की है। सर रतन टाटा का कहना था कि अगर तेज चलना है तो अकेला चलना होगा और अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी तरह काम किया है। अगर उन्होंने एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी बनवाए हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने देश और देश में रह रहे लोगों को साथ लेकर चला है और इसीलिए उन्हें आज देश का हर एक इंसान पसंद करता है और भारत के हर एक इंसान ने उनके जाने का दुख मनाया है। सो दैट्स इट, यह कहानी थी टाटा ग्रुप की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।